हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आरएस मेंस के लिए जो अपन ने सीरीज शुरू करी है, पेपर थर्ड स्पेशली, अभी एक बार पेपर थर्ड करते हैं, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आगे वाले सब्जेक्ट भी अपन कर लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थर्ड में बहुत सारे डायमेंशन आपके होने चाहिए। अब इसको अपने एक सिस्टम के साथ लेके चलेंगे कि आपको पता है कि इसके 3 पार्ट है। पेपर फर्स्ट के 3 भाग हैं। पेपर फर्स्ट के भी 3 भाग है और पेपर थर्ड के भी 3 भाग है। तो अभी वाला पेपर थर्ड अपन जो कर रहे हैं, इसमें पहले में पॉलिटी है, आपको बता दिया। आईआर है, राजस्थान की थोड़ी सी पॉलिटी का सेक्शन है, और करंट है। इस वाले सेक्शन को बाद में लेने का एक रीजन ये है कि ये आपके प्री में है पूरा का पूरा। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके आते हैं, इसलिए इसको अपन लेंगे तीसरे नंबर पे। दूसरा जो बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, वो है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आपके टोटल 11 यूनिट पढ़नी है अपन को। इसकी अपन कैटेगरी करेंगे अभी। और तीसरा जो सेक्शन है, उसमें आपको लॉ पढ़ना है, व्यवहार पढ़ना है, और स्पोर्ट्स एंड योगा पढ़ना है। अभी आप इनको नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे लोक प्रशासन को लेंगे, दूसरे नंबर पे इन तीनों को लेंगे, और तीसरे नंबर पे पॉलिटी वाले सेक्शन को लेंगे। एक बार आप ये जब पूरी क्लास कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट दीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज, और आप अपने स्कोर को औरों के साथ मैच कीजिए। आपकी कॉपी करेंगे लोग, ऐसा देखेंगे कि आपने कुछ कंटेंट इस टाइप का लिखा कि उसको एक मॉडल आंसर के रूप में लिया जाएगा। ये तब संभव हो पाएगा जब आप बराबर मेहनत करेंगे मेरे साथ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा। तो पहला अपना लोक प्रशासन पूरा करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में दूसरे से पे ये ले लेंगे छोटे वाले सब्जेक्ट, और फिर थर्ड पे लेंगे अपन पॉलिटी एंड आईआर वाला सेक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि आरएस के मेंस में जो सिलेबस है, और आपने अगर चारों पेपर का सिलेबस रट लिया, समझना तो देखो एक लेवल तक है ही, उसके बाद आपको खूब रिहर्सल करना। तो रिहर्सल का मतलब आप रट लेते हैं उस विषय को, अपने ब्लड में आ जाता है वो। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से मगअप कर लिया, और आपको ये पता चल गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व है, आपकी चौथी यूनिट है लोक प्रशासन का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, या फिर मुख्य सचिव आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, या विकास प्रशासन आपके 10वीं यूनिट है, या राज्य सचिवालय आपकी 8वीं यूनिट है, या नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम आपके 5वीं 6वीं यूनिट है, या फिर लोक सेवा के मूल्य आपकी 5वीं यूनिट है। अगर इस लेवल तक आपने रट लिया तो फिर संभावना 40% तक एडिशनल बढ़ जाती है औरों से। तो आज की जो बेसिकली क्लास होगी वो सिलेबस समझाने को लेकर और याद करवाने को लेकर है। तो आपको याद करना है कि अपन पढ़ रहे हैं पब्लिक एड पेपर थर्ड, पेपर थर्ड का लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपन पढ़ रहे हैं, और ये दूसरा यूनिट है, यूं मान के चलिए सेकंड यूनिट। लोक प्रशासन में आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो टॉपिक है वो 11 है, पर असल में अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो 11 नहीं होके केवल लोक प्रशासन के 4 से 5 टॉपिक है। एक एथिक्स का टॉपिक है, बाकी सारे पॉलिटी के टॉपिक है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि 5 जो टॉपिक है, इसको ऐसे बांट लेते हैं, 11 में से 5 टॉपिक जो हैं वो कोर पब्लिक एड के हैं। कोर मतलब ये पब्लिक एड के टॉपिक है 4 5। एक आपके टॉपिक है वो एथिक्स का है, मैं बताऊंगा कौन सा, अभी याद भी करते हैं। एक एथिक्स का टॉपिक है,
और बाकी जो 5 टॉपिक है वो पॉलिटी के टॉपिक है, स्टेट पॉलिटी। इसका मतलब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लोक प्रशासन में टोटल आपके 11 जो टॉपिक है, 11 में से 5 टॉपिक है वो कोर पब्लिक एड के, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में अपन जानेंगे। एक जो टॉपिक है वो एथिक्स का है और बाकी 5 है स्टेट पॉलिटी के हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है और इसी प्रकार से इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं पब्लिक एड के सिलेबस को याद करने की, कि ये पांचों याद करना है, फिर याद होने चाहिए नंबरिंग के हिसाब से। यस, इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मेंस में लिखते टाइम आपको पता लगेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और दूसरा फायदा कॉन्फिडेंस का होता है। आपको सिलेबस अगर पूरा याद है तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे सिलेबस पूरा याद हो गया। दिल्ली में जब आईएएस की तैयारी जब शुरू करवाते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो पहले सिलेबस को कई दिन तक पढ़ाते हैं, क्योंकि सिलेबस कोर है जिससे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 5 की 5 जो यूनिट है उनको याद करते, फिर छठी यूनिट को याद करते, फिर 5 अगली वाली यूनिट को याद कर लेते हैं। पहली जो यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट, लगने को यहां पे पर स्लाइड लगा के दिखा सकते हैं, पर उससे याद नहीं होगा फिर आपके। पहली जो यूनिट है वो कई सारी बातें आपको बताती है, जो कोर पब्लिक एड जिसको बोलते हैं। अगर पब्लिक एड का क्रक्स की बात करें तो पहली यूनिट में लिखा हुआ है। इसका जो मेन जो हेडिंग है वो प्रशासन एवं प्रबंध लिखा हुआ है। ये तो है इसका मेन क्रक्स जो लिखा हुआ है। इसके बाद में इसमें कई सारे सब टॉपिक बांटे हुए हैं। इसमें पहला टॉपिक है कि प्रशासन एवं प्रबंध का क्या आपको देखना है, अर्थ देखना है। तो एक बात हो गई इसके अर्थ को लेकर। यहां पे अपन देखेंगे प्रशासन का क्या अर्थ है, प्रबंध का क्या अर्थ है, प्रशासन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत प्रकृति कैसी है, प्रबंध की प्रकृति कैसी है, प्रशासन प्रबंध किस प्रकार से होते हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या संबंध है, क्या समानताएं असमानताएं। उसके बाद देखें इसकी प्रकृति, अर्थ हो गया, दूसरा हो गया इसकी प्रकृति। तीसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ वो लिखा हुआ है लोक प्रशासन का महत्व है, इंपोर्टेंस। तो अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, और तीसरा इसका महत्व है। अब ये ऐसे कैसे याद करने आपको महत्व है, 3 तो हो गई है। फिर लिखा हुआ है कि विकसित और जो विकासशील समाज है, इसमें लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में बताया गया है। तो 3 बात तो आपको ये याद करनी है कि पहली यूनिट में लिखा हुआ लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व है। चौथी बात क्या लिखी हुई है इसमें पहली यूनिट में, चौथी बात, फोर्थ बात आपको ये लिखी हुई है कि जो विकसित और विकासशील जो देश है, इनमें लोक प्रशासन की भूमिका। पांचवा लिखा हुआ है कि एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का विकास, विषय के रूप में। यहां से कई बार मेंस में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास।
और अंतिम बात जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। इसका मतलब लोक प्रशासन के अध्ययन के अभिगम और एक नवीन लोक प्रशासन, ये दो बातें यहाँ पे आपको और मेंशन करनी है। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, आप पहले इनको उतार लीजिए कि प्रशासन एवं प्रबंध इसकी मेन हेडिंग है। दूसरा लिखा हुआ है इसमें, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, तीन बातें ये हो गई। फिर विकसित विकासशील देश में लोक प्रशासन की भूमिका, विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। एक आपको याद रखना, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन के बाद में आपके लिखा अंतिम की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अध्ययन के अभिगम कौन कौन से हैं, मॉडल कौन कौन से इसके अध्ययन के। ये टोटल 7 बात लिखी गई है फर्स्ट यूनिट में। तो 7वीं बात क्या लिखी गई है, इनको अभी याद करते हैं अपन। 7th बात क्या लिखी गई है, लोक प्रशासन के अध्ययन के अभिगम। मॉडल्स कौन कौन से हैं, लोक प्रशासन के अध्ययन के अभिगम कौन कौन से हैं। अब आपको कोई ये पूछे कि बताओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन से पेपर का हिस्सा है, तो आप कहेंगे सर पेपर जो 3rd है उसकी यूनिट 2, याद रहेगा, ठीक है। फिर कोई पूछे कि लोक प्रशासन में टोटल यूनिट कितनी है, तो आप बताना सर लोक प्रशासन टोटल 11 यूनिट है। फायदा क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा लोक प्रशासन की प्रकृति लिखिए, 50 शब्द में क्वेश्चन आ जाएगा। लोक प्रशासन का महत्व बताइए, 50 शब्द में क्वेश्चन आ जाएगा। विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए, 100 मार्क्स का, 100 वर्ड्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास 2 बार पूछ लिया, 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए, 50 वर्ड का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगमों को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, वर्णन कीजिए, 10 का ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो टॉपर्स बनते हैं या जो जल्दी सेलेक्ट होते हैं उनके पीछे एकमात्र रीजन ये होता है, सिलेबस उनके अच्छे से मगअप किया होता है कि अच्छा ये सिलेबस है, और वहां से बिंदु निकाल के आप एक पेज में इसका कंटेंट तैयार कर सकते हैं गूगल कर करके, या फिर मैं आपको लिखवा ही रहा हूं। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, 50 शब्द से ज्यादा तैयारी मत करो, क्योंकि अपन को समझ में आ रहा है कि कभी भी प्रकृति को लेकर 100 शब्दों में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, कभी भी महत्व को लेकर खास कोई छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, ये छोटा नहीं पूछ के 50 या 100 का ही पूछेगा हमेशा। विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, यहाँ पे छोटा भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसके चरण है, और बड़ा भी पूछा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन क्या है, ये छोटा, बड़ा और मीडियम तीनों पूछे जा सकते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के अधिगम, छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के पूछे जा सकते हैं, पर 15 शब्दों का नहीं पूछा जा सकता। यस, कुल मिला के ये बात समझ में आई कि लोक प्रशासन की यूनिट 1 है, पहली जो इकाई है उसमें 7 बातें लिखी हुई हैं। कितनी, 1, 7, 1 में 7 बातें लिखी गई हैं। पहली बात है अर्थ, प्रकृति, महत्व है, याद करना आपको। इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, MNI, अर्थ, प्रकृति, महत्व है। फिर भूमिका, भूमिका मतलब रोल, विकास, नवीन लोक प्रशासन और अध्ययन के अधिगम। कितनी हो गई टोटल, 7 बातें। बताओ 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले पूछा जाए, आप सिलेबस रटेंगे इस क्लास में, आप अच्छे से याद करेंगे इसको। सबसे पहले पूछा जाए कि लोग, अब जब यूनिट अगली शुरू करेंगे तो इससे लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से यूनिट से वो पहले करवाऊंगा, फिर टॉपिक शुरू करेंगे अपन। तो प्रशासन एवं प्रबंध का अगर आपको पूछा जाए कि साहब आप कहना सर पहली यूनिट है, पहला अर्थ, प्रकृति, महत्व हो गया। फिर एक लड़की का नाम, एक लड़के का नाम, मतलब यहाँ पे भूमिका और इधर विकास। दोनों नवीन लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नवीन लोग प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। याद आ जाएगा क्या, ऐसे ही याद करना आपको। हालांकि बचकाने तरीके होते हैं ऐसे कैसे याद करवाने का, पर हाँ आपके याद हो जाए और आपके
सिलेबस जब आप पूरी क्लास कर लो उसके बाद सिलेबस एक कॉपी में लिख दे कि पहला इधर बांटा आपने, अर्थ प्रकृति को लिख लिया, इधर अर्थ लिख लिया, प्रकृति महत्व लिख लिया, फिर भूमिका लिख ली, फिर विकास लिख लिया, उसके बाद में अध्ययन के अधिगम लिख लिए और उसके बाद में नवीन लोक प्रशासन लिख लिया। ये 7 बातें हैं। तो पहली यूनिट की कितनी बातें हैं? 7 बातें। यूनिट 1 और यूनिट 1 में कितनी बातें बताई अपन को? 7 बातें। कौन कौन सी हैं? 3 एक साइड में और 4 एक साइड में लिखी है अपन ने। 3 में पहला लिखा अर्थ प्रकृति महत्व, 3 तो ये हो गई। अगली भूमिका, लोक प्रशासन की विकसित एवं विकासशील देशों में भूमिका, लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में एक विकास, उसके बाद में लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, और उसके बाद में लोक प्रशासन का अध्ययन के अधिगम, अध्ययन अधिगम। इसका मतलब यूनिट नंबर 1 में टोटल 7 बातें हैं और अगर आप 50-50, 100-100 शब्दों का कंटेंट इस पे तैयार कर लेते हैं 2 पेज में तो ये यूनिट पूरी हो गई है। क्योंकि इसमें प्री में तो आएगा नहीं, हर कुछ ही नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे जिस पर मसाला लिखने की बात हो। इसके बाद में दूसरे यूनिट में 4 बातें लिखी हुई हैं, तो यूनिट नंबर 1 पूरी हो गई। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। दूसरी यूनिट, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में 4 बातें, पहले में कितनी थी? 7 बातें। दूसरी यूनिट में 4 बातें लिखी हुई आपके सिलेबस में। और ये पक्का है कि जैसे ही अपन इसको लिखेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि बड़ा क्वेश्चन की संभावना कम है। पहला लिखा शक्ति, अब पहली बात तो है कि 12th क्लास की किताब आप अगर उठाएंगे पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें शायद दूसरा टॉपिक लिखा हुआ शक्ति, सत्ता और वैधता लिखा हुआ है। तो पहला शक्ति, फिर प्राधिकार अथॉरिटी, तीसरा लिखा हुआ है वैधता, फिर चौथे को आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, चाहे 2 जगह लिख सकते हैं। तो यहां पे आप अगर 4 करें तो भी ठीक है, 5 करें तो भी ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन। अपन इसको थोड़ा अलग ही कर लेते ताकि आपके और क्लियर हो जाए। उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। अब यहां से एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बनाए, वो बड़ा क्वेश्चन 100 शब्दों का यहां से बनाने की गुंजाइश ही नहीं है। कैसे? क्योंकि शक्ति की परिभाषा पूछ सकते हैं, शक्ति के स्रोत पूछ सकते हैं, शक्ति व सत्ता में अंतर पूछ सकते हैं, इसको सत्ता भी आप बोल सकते हैं, अथॉरिटी। करिश्माई नेतृत्व किसे कहते हैं, करिश्माई प्रकार किसे कहते हैं, प्राधिकार क्या है, वैधता किसे कहते हैं, शक्ति और सत्ता में अंतर स्पष्ट करा सकते हैं, उत्तरदायित्व को परिभाषित करवा सकते हैं, प्रत्यायोजन किसे कहा जाता है, प्रत्यायोजन की कुछ शर्तें लिखवा सकते हैं। कुल मिला के 2-3 पेज में इस कंटेंट को तैयार करना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे फिर 30 पेज का ही तैयार हो जाएगा पब्लिक एड। सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जिनके पास 30 पेज का कंटेंट है, वरना तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है पब्लिक एड की भी, पॉलिटिक तो आती है पब्लिक एड की और आती है 500 पेज की। तो वो फिर मेंस में लिखने के लिए आपके पास टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए। तो 5 लिख देता हूं मैं, दूसरे में 5 बातें लिखी गई हैं, दूसरी में 5। ये होगी दूसरी यूनिट। पहली में कितनी बातें थी? 7 बातें, दूसरी में 5 बातें। तो अर्थ प्रकृति महत्व है, भूमिका, विकास, फिर नवीन लोक प्रशासन और अध्ययन के अधिगम हो गए थे। दूसरी यूनिट में शक्ति 2, सत्ता 2, वैधता 2, उत्तरदायित्व 2, प्रत्यायोजन 2, 2 में 2-2 आ रहा है। तो ये हो गया दूसरी यूनिट जो है, इसके कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। तीसरी यूनिट के 3 भाग हैं। तो जो तीसरी यूनिट है, थर्ड यूनिट तीसरी, यहां पे लिखा हुआ संगठन के सिद्धांत।
संगठन के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। इसका मतलब संगठन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए बहुत छोटे में निपट गया, 2 यूनिट और बच्चे, फिर पब्लिक एड का तो पूरा ही हो गया। संगठन के जो सिद्धांत है इसमें आपको 3 सिद्धांत पढ़ के जाने हैं, जो पब्लिक एड के 11वीं क्लास का शायद टॉपिक नंबर 4 या 5वां मैं आपको बता दूंगा। साफ साफ ये की बात लिखी हुई है, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, ये 11वीं क्लास के टॉपिक के नाम ही है, जिसको आप लेसन बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, उनका नाम है। संगठन के जो सिद्धांत पूछे इसमें एक पद सोपान है, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता। पहला है पद सोपान, हायरार्की, फिर नियंत्रण का क्षेत्र, फिर आदेश की एकता। अब यहां से भी बहुत बड़ा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। यहाँ पे ग्रेकुनास फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। आदेश की एकता, निर्देश की एकता में अंतर स्पष्ट करा सकता है। आदेश की एकता को परिभाषित अभी तक करवाया 2 नंबर में। और पद सोपान हायरार्की क्या होता है, पद सोपान में बाधक तत्व कौन कौन से हैं और पद सोपान के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ये तीसरी आपकी यूनिट है, इसमें से इतना लिखा हुआ है। चौथी यूनिट के 2 भाग हैं, मतलब चौथी यूनिट 2 भागों में बटी हुई है। प्रबंधक के कार्य, निगमित अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व जो एक साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिला के पहली यूनिट के कितने भाग थे, 7। फिर दूसरी यूनिट के कितने भाग पढ़ने किए, शक्ति, सत्ता, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, 5 भाग। तीसरी यूनिट के कितने भाग किए पढ़ने, 3 भाग। फिर जो चौथी यूनिट अपन पढ़ने जा रहे हैं उसके या तो 2 भाग या फिर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रबंधक के क्या क्या कार्य होते हैं, निगमित अभिशासन किसे कहा जाता है, और सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में। चौथी यूनिट लेते हैं, पर चौथे नंबर की यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के भाग 3 भागों में यूनिट नंबर 4 को बांटा हुआ है। पहला लिखा हुआ है प्रबंधक के कार्य, फिर लिखा हुआ निगमित अभिशासन। इसको इंग्लिश में सेपरेट क्लास में ले लेंगे ताकि आपकी दिक्कत नहीं है। निगमित अभिशासन, और अंतिम लिखा सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। इसका मतलब यूनिट नंबर 4 जो आपके लिखी हुई है इसके टोटल कितने भाग है, 3 भाग है। अंतिम जो यूनिट लोक प्रशासन के 5वें नंबर की, वहां पे लिखा हुआ नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम और परिवर्तन का प्रबंधन। तो 5 यूनिट और लिख लेते हैं, 5 यूनिट। देखिए 5वीं यूनिट बेसिकली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयर रहते हैं, गुड गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, एम गवर्नेंस क्या है, ई नाम पोर्टल क्या है, सूचना पोर्टल क्या है, मतलब लोक प्रशासन में जो जो नवीन आयाम आते हैं, नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, लोक जो डेवलपमेंट्स है सारे सारे वो यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, एक बात तो ये। दूसरा परिवर्तन का प्रबंधन, ये बताता हूं क्या होता है परिवर्तन का प्रबंधन।
इसका मतलब होता है कि आपके एक संगठन में आंतरिक या बाह्य कारकों से जो जो चेंज होते हैं आप उनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, उनका किस प्रकार से प्रबंध करेंगे। जब ऑफिस में एक नया कंप्यूटर आता है तो उसका कर्मचारी हो सकता है विरोध भी करे, उनको किस प्रकार से मैनेज करना है। तो आंतरिक और बाह्य कारकों से जो संगठन में बदलाव होते हैं उन बदलावों को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड परिवर्तन का प्रबंधन। ये यूनिट नंबर आपके 5। मैंने आपको जैसा बताया कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर जो यूनिट है वो 5 ही है। एक स्लाइड पे इसको लिख लेते हैं सिलेबस के तौर पर। देखिए नंबर 1, पहली यूनिट के कितने भाग हैं, 7। दूसरी यूनिट के कितने भाग हैं, 5। तीसरी यूनिट के कितने भाग हैं, 3। चौथी के कितने भाग हैं, 2। और पांचवी के कितने हैं, 2। इसका मतलब पहली यूनिट में आपको देखना लो अर्थ क्या है। अब याद कीजिए साथ साथ में, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, भूमिका क्या है, विकास, नवीन लोक प्रशासन क्या है, और अध्ययन के अधिगम क्या क्या है। याद हो गया। अर्थ प्रकृति महत्व एक साथ याद किया था, इधर भूमिका है इधर विकास है, नवीन लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी यूनिट में लिखा हुआ है शक्ति, सत्ता, वेदता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। तीसरी यूनिट में संगठन के सिद्धांत है। पहला है हायरार्की, पद सोपान। फिर आदेश की एकता, और फिर नियंत्रण का क्षेत्र। ठीक है। चौथी यूनिट जो बताई गई यहाँ पे, इसके 2 भाग हैं। चौथी यूनिट के 2 भाग। अब ये जो भाग अपने डिवाइड किए, ये इस हिसाब से आप अगर कैटेगराइज कर लेंगे तो फिर शायद ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि याद करने में आपके सहूलियत हो जाएगी। चौथी यूनिट 5 यूनिट 2 भाग। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रबंधक के कार्य, और निगमित अभिशासन। निगमित अभिशासन शॉर्ट में लिखना आपको। पांचवी जो यूनिट है इसकी 2 बातें यहां पे अपन पढ़ेंगे। पहली बात पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन के नवीन आयाम, नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, और परिवर्तन का प्रबंधन। कुल मिला के 5 जो बातें यहां पे पढ़ने लिखी है, ये 5 बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब आते हैं नंबर 1 स्लाइड पे, देखिए। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा, 5 जो यूनिट है कोर पब्लिक एड की हो गई। एक यूनिट के 7 भाग, फिर दूसरी यूनिट में 5 बातें, तीसरी यूनिट में 3 बातें, चौथी में 2 बातें, और पांचवी में 2 बातें। ये हो गया पब्लिक एड का कोर का सिलेबस। अब बात करते हैं एथिक्स की। तो जो छठी यूनिट आपके सिलेबस में लिखी हुई है वो लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृत्ति लिखी हुई है, वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसका मतलब होता है कि नैतिकता क्या होती है, सत्यनिष्ठता क्या होती है, निष्पक्षता क्या होती है, गैर पक्षपातिता क्या होती है, लोक सेवा के लिए समर्पण क्या है, सामान्य विशेषज्ञ के मध्य संबंध क्या है। इसका मतलब एक यूनिट आपके एथिक्स की लगी हुई है। कौन से नंबर की यूनिट होगी बता देंगे, छठे नंबर की। इस प्रकार से आपके याद होना चाहिए। किसी को यह बताओ कि छठी जो यूनिट लिखी हुई है वो एथिक्स की है।
हो गया। अब छठी यूनिट देखते हैं, नंबर 6, ये एथिक्स की यूनिट है, नीति शास्त्र एथिक्स की। पर यूं नहीं कि इसको एथिक्स में भी पढ़ा जा सकता है और पब्लिक एड में पढ़ा जा सकता है, पर यूनिट नंबर 6 जो आपके एथिक्स की लगी है उसको अपन को याद करना है। और ये इस खास यूनिट में लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृत्ति लिखी हुई है, तो लिखना है। लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृत्ति, ये आपके यूनिट नंबर 6 लिखी हुई है सिलेबस में। इसका मतलब लोक सेवा के प्रति क्या क्या मूल्य होंगे और अभिवृत्ति क्या क्या होगी, यहां पे लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है नैतिकता, नैतिकता नंबर 1, नैतिकता। दूसरा लिखा सत्यनिष्ठा, अब देखिए ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है, नैतिकता हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, गैर पक्षधारिता हो गया, निष्पक्षता हो गया, ये सारे के सारे अपन एथिक्स में पढ़ेंगे। तीसरा निष्पक्षता, गैर पक्षधारिता, सिविल सेवा मूल्यों के प्रति समर्पण, सामान्यज्ञ एंड विशेषज्ञ। समझ मजा आएगा आपको ये पढ़ने में कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप सामान्यज्ञ कहलाएंगे, विशेषज्ञ कहलाएंगे। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ में क्या डिफरेंस है, ये सारी सारी बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ये हो गई एक एथिक्स की यूनिट। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 छठी यूनिट के 6 पार्ट हैं। अब इसमें पूछ लेगा नैतिकता को परिभाषित करो, सत्यनिष्ठा को परिभाषित करो। गांधी जी के 7 पाप पूछे थे भी इस वाले मेंस में। निष्पक्षता क्या है, निष्पक्षता क्यों जरूरी है, गैर पक्षधारिता से आप क्या समझते हैं, और सिविल सेवाओं में गैर पक्षधारिता कहां तक कारगर है। समर्पण, सिविल सेवाओं के मूल्य के प्रति समर्पण एक कुशल प्रशासक के लिए आवश्यक है। अपने तर्क को के पक्ष में प्रमाण दीजिए। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ क्या होते हैं, इनके मध्य विवाद के क्या कारण हैं, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों में विवाद सुलझाने के लिए समितियां बनी है, उनका उल्लेख कीजिए। आपकी राय में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के मध्य का रास्ता क्या हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से बन सकते हैं। शर्त यही है कि आपको सिलेबस को बिंदुवार रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आ जाता है पॉलिटी वाला सेक्शन। तो अब जो 7 8 9 10 11 ये जो 4-5 यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं, ये पॉलिटी की यूनिट हो गई। समझ में आ गया। ये किसकी यूनिट पढ़ेंगे अपन, पॉलिटी की। अब बात करते हैं राजव्यवस्था वाली, पॉलिटी की यूनिट। तो इसका मतलब आप तो केवल पब्लिक एड के सिलेबस से डर रहे थे, क्या है, तो बहुत हल्का सा सिलेबस है। 4 यूनिट पढ़नी है पब्लिक एड की, तो बाकी तो एथिक्स पढ़ना है और पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ना है। इसमें पहली यूनिट है प्रशासन पर नियंत्रण, जैसे विधायिका का, कार्यपालिका, न्यायिक, विभिन्न साधन और सीमा क्या क्या है। प्रशासन पर कंट्रोल किस प्रकार से रखा जा सकता है, जिसमें आपको मैं बजट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कटौती प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। कई सारी बातें अपन करने वाले हैं यहाँ पे। रीट्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो अब यूनिट नंबर जो 7 है, 7 यहां से पॉलिटी का सेक्शन शुरू होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण, इसका मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर किस प्रकार से कंट्रोल रखा जाए, किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा और न्यायिक नियंत्रण। तो 3 प्रकार के कंट्रोल।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक। प्रशासन पर ये तीन कंट्रोल रखना। इनके क्या क्या बातें देखनी है, इनके साधन क्या क्या है, तीनों के साधन और सीमाएं। इनके साधन कौन कौन से साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन सी युक्तियां जिनसे कंट्रोल किया जाएगा, और सीमाएं क्या क्या है। सीमाएं, बड़ा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि प्रशासन पर नियंत्रण के विभिन्न साधन और उनकी सीमाएं लिखिए, या प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न साधन लिखिए, या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के विभिन्न साधन लिखिए, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर ज्यादा मेहनत ही नहीं करते हैं, सिलेबस उठाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। यहां तक आपको देख लेना है। इसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी का खास सेक्शन प्रशासनिक ढांचा, इसमें राज्यपाल लिखे हुए, मतलब 8 यूनिट अपन ले लेते हैं, तो 7 यूनिट में 7 में कंट्रोल रखना। 6 किसके बारे में, वैल्यूज के बारे में है, मूल्यों के बारे में लिखा हुआ है। 5 किसके बारे में लिखा हुआ, 5 में 2 यूनिट है, 4 में 2 यूनिट है। 3 किसके बारे में लिखा हुआ, 3 में 5 बातें लिखी गई हैं, ठीक है, 2 में 5 बातें लिखी गई हैं, और फर्स्ट में 7 बातें लिखी गई हैं। ये होगी 7वीं आपकी यूनिट। अब बात करते हैं 8वीं यूनिट की। 8 ये खास राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान के बारे में है। और इस राजस्थान वाले सेक्शन से अपन को एक तो पढ़ना राज्यपाल के बारे में, जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं, एक मुख्यमंत्री के बारे में, एक मंत्री परिषद के बारे में, एक सचिवालय, निदेशालय और मुख्य सचिव। ये बातें अपन को पढ़नी है। तो एक तो यहां पे अपन को पढ़ना है राज्यपाल, नंबर 1 राज्यपाल। नंबर 2 अपन को पढ़नी है मुख्यमंत्री। इन्हीं के साथ में ही मंत्री परिषद। फिर पढ़ना अपन को राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद होगी, फिर निदेशालय, अलग से लिख रहा हूं मैं, सचिवालय, और मुख्य सचिव। इसका मतलब यह है सर कि राजस्थान की पॉलिटी में आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, आपको मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, मंत्री परिषद के बारे में, सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, निदेशालय सचिवालय में अंतर स्पष्ट करो, मुख्य सचिव के कार्य के बारे में लिखिए, राज्यपाल की सव्य के शक्तियों के बारे में लिखिए, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब 8वीं यूनिट में अपन को 5 बातें पढ़ के जानी है। 8 यूनिट में 5 बातें, ठीक है। 7वीं यूनिट में 3 बातें पढ़ के जानी है। 6ठी यूनिट में लगभग आपको 5 बातें पढ़ के जानी है। अब बात करते हैं अपन 9वीं यूनिट के बारे में, नंबर 9। ये जिले के बारे में है, तो 9वीं ये राजस्थान के बारे में हो गई। अब बात करते हैं 9 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, 9 जिले वाले के बारे में बात करता है 9 की यूनिट। ये जिला प्रशासन की बात करता है। बड़ा क्वेश्चन यहां से भी आता है परीक्षा में। जिला प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी बात यूनिट नंबर 9 में लिखी गई है। यहां पे लिखा हुआ कि जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील प्रशासन के बारे में यहाँ पे आपको 4 बातें पढ़नी है। किस किस के बारे में, जिला कलेक्टर के बारे में, जिला कलेक्टर, उसके बाद में उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक, तीसरा उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीओ, और चौथा तहसील प्रशासन के बारे में, तहसील प्रशासन। तो कुछ अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो देखिए, यहां तक कंफ्यूज है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि देखिए 5 तक यूनिट आपको पब्लिक एड की पढ़नी है, ये आपको याद हो गई।
छठी यूनिट आपको एथिक्स की पढ़नी है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 7, 8, 9, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट आपको पॉलिटी की पढ़नी है। तो पॉलिटी पर सबसे पहले पढ़ना अपन को वही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मतलब बड़ी वाली पॉलिटी। 8वीं यूनिट में फिर आपको राज्य के बारे में पढ़ना है। 9वीं में फिर राज्य से छोटा जिला, जिले के बारे में पढ़ना है। 10वीं और 11वीं आपको आयोगों के बारे में पढ़ना है। तो 7वीं नंबर 7 की जो यूनिट है, 7वें नंबर की जो यूनिट है बेसिकली, वो आपको किसके बारे में बताती है? 7वें नंबर की यूनिट आपको बताती है, नंबर 7th यूनिट, युक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की प्रशासन पर नियंत्रण की विभिन्न युक्तियां और इसके सीमाएं। 8वीं यूनिट राज्य के बारे में, 9वीं यूनिट जिले के बारे में, जिला प्रशासन हो गया। अब बात करते हैं 10वीं यूनिट के बारे में, जो थोड़ा सा वापस कोर पब्लिक एड में जाएगी। इसका मतलब है विकास प्रशासन, और विकास प्रशासन का अर्थ और इसकी विशेषताएं। ये सही मायने में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोर पब्लिक एड का हिस्सा नहीं है। आप इसको याद कर सकते हैं कि 10 यूनिट विकास के बारे में, विकास प्रशासन के बारे में। असल में तो यूनिट पहली के साथ में लगनी चाहिए थी, पर ये 10वें नंबर पर लिखी हुई है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 10वीं और 11वीं आप ऐसा याद कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के बारे में है। 10वीं डेवलपमेंट के बारे में, 11वीं आयोग के बारे में। तो नंबर 10th जो यूनिट है, 10वीं जो इकाई है, वो बताती है विकास प्रशासन। आजकल 10 रुपए में भी विकास नहीं होता है, 10 रुपए से तो कोई विकास नहीं होता है। तो 10वीं यूनिट विकास प्रशासन के बारे में, विकास प्रशासन। अब परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास क्या है, विकास प्रशासन की सीमाएं लिखिए, विकास प्रशासन के विभिन्न डायमेंशन लिखिए। ये बात हो गई। इसका अर्थ क्या है? क्षेत्र और विशेषताएं। ये बातें आपको यहां पे पढ़नी है। अर्थ, क्षेत्र और विशेषताएं। ये हो गई 10वीं यूनिट। अब अगर अपन बात करें नंबर 11वीं अंतिम यूनिट की, तो इसमें आपके कुछ आयोगों के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें जो पहला आयोग है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग, दूसरा लोकायुक्त, तीसरा राज्य निर्वाचन आयोग और चौथा आरपीएससी। 4 तो आयोग है और 2 एक्ट है, याद रह जाएगा। तो अंतिम जो 11वीं यूनिट है आपके, 11वीं यूनिट, इसको याद करते हैं 11th के नंबर की यूनिट को। 11वीं यूनिट, 11वीं यूनिट में आपके 4 तो आयोग हैं और 2 आपके एक्ट लिखे हुए हैं, 2 एक्ट है, याद रह जाएगा। 4 आयोगों में भी 2 आयोग तो हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं और 2 आयोग हैं जो स्टैट्यूटरी हैं, मतलब जो वैधानिक हैं। संविधान वाले हो गए, एक तो आरपीएससी पढ़ना अपन को, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और एक निर्वाचन आयोग। जो स्टैट्यूटरी हो गए, इसमें एक तो पढ़ना मानवाधिकार आयोग, और कितनी बार प्रश्न पूछा लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार में कौन आता कौन नहीं आता, सीधा सीधा प्रश्न आता है। एक पढ़ना लोकायुक्त। 2 एक्ट में एक एक्ट पढ़ना लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, और एक पढ़ना जन सुनवाई एक्ट 2012। इसका मतलब 2 तो आपको आयोग एक्ट पढ़ने हैं, 4 आपको आयोग पढ़ने हैं। जो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम है 2012 वाला, एक तो ये करना है, पूरा लिखूं क्या? राजस्थान सुनवाई एक्ट 2012, इसको इसी फॉर्म में कैटेगराइज करके और आपको सिलेबस का वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 11 की 11 यूनिट अभी नेक्स्ट क्लास आने से पहले ही आपके याद हो जाना चाहिए, आपके टेबल के सामने चिपकानी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक बार आपको सिलेबस के बिंदु वापस से मैं बता दूं। यूनिट नंबर 1, कितनी बातें? यूनिट नंबर 1 में 7 बातें। अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, भूमिका, विकास, नवी लोक प्रशासन और अध्ययन के अधिगम। दूसरे में शक्ति, सत्ता, वैधता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन, 5 बातें। तीसरे में संगठन के सिद्धांत, इसमें पद सोपान, आदेश की एकता और नियंत्रण का क्षेत्र।
चौथी यूनिट में दो बातें बताई गई है, एक तो निगमित शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व है। पांचवी यूनिट में आपको दो बातें बताई गई हैं, एक है परिवर्तन का प्रबंधन और एक नवीन लोक प्रशासन के नवीन आयाम। छठी यूनिट में एथिक्स की यूनिट है, जिसमें आपको सत्यनिष्ठा के बारे में बताया गया है, समर्पण के बारे में बताया गया है, नैतिकता के बारे में बताया गया है, सिविल सेवाओं तटस्थता के बारे में बताया गया है, सामान्य के विशेषज्ञों के बारे में बताया गया है। सातवीं यूनिट में आपको तीन बातें बताई गई कि कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका पर नियंत्रण कैसे होगा, उसकी सीमाएं क्या क्या है। आठवीं यूनिट में आपको राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया कि राज्य प्रशासन में राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। 9 में आपको जिला प्रशासन के बारे में बताया, जिसमें कलेक्टर के बारे में पढ़ना है, एसपी के बारे में, उपखंड और तहसील के बारे में। 10 यूनिट में विकास प्रशासन का अर्थ क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में। 11वीं यूनिट में आपको 4 तो आयोग पढ़ने और 2 आपको एक्ट पढ़ने हैं। 4 आयोगों में 2 आयोग जो संविधान में लिखे हुए हैं और 2 आयोग जो स्टेचुएटरी हैं। एक 2011 का एक्ट आपको पढ़ना है, एक 2012 का एक्ट पढ़ना है। ये टोटल 11 यूनिट है पब्लिक एड की। नेक्स्ट क्लास में याद होनी चाहिए ये आपके, मैंने इतना बताया तो आपको अपने से वो करना है, मतलब किसी दूसरे को नहीं, अपने से खुद से ईमानदार रहना है। आप जिस भी इष्ट देव को याद करते 2 मिनट याद कीजिए, और क्लास जब याद करना शुरू करें तो एक अच्छा रजिस्टर लगाइए। मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट आपको देके और अपने अच्छे मार्क्स अपने आ सकते हैं। ये किसी दूसरे को पढ़ा दीजिए फोन पे, या किसी दोस्त को भी, देख तुम्हें 11 यूनिट में याद कराता हूँ, और सही में याद करवाइए। आप कोई भी जोड़ तोड़ लगाइए, पर हाँ कोई ट्रिक लगाइए, क्योंकि यूनिट एक बार याद करनी है। सिलेबस तो फिर चलता ही जाएगा, पर पहले यूनिट आपको रटनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे, लोक प्रशासन का अर्थ क्षेत्र प्रकृति महत्व है, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले अपन करेंगे और उसके बाद अपन यूनिट शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।